हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। अपना बैंकिंग वाला टेस्ट डिस्कस करते हैं। बैंकिंग का जो टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो टेस्ट है SKPO2 AATKN। इस टेस्ट में 9th to 15th क्वेश्चन जो थे, मतलब क्वेश्चंस में कुछ खास दम नहीं था, बट आई डोंट नो, लाइक मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा कि सर ये क्वेश्चंस ज़रूर डिस्कस करना। तो ठीक है, हम 9th to 15th क्वेश्चन जो हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहले अगेन डायरेक्शंस पढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, पहले भी कई बार हमने टेस्ट के अंदर ये चीज़ डिस्कस की है, क्लासेस में भी डिस्कस की है कि बैंकिंग के टेस्ट में जो पैटर्न चेंज हो रहा है, एक्चुअल में आपको एक चीज़ बताऊं तो क्वेश्चंस चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ और सिर्फ ना क्वेश्चंस की डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं। क्वेश्चंस को पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। बस आपको तो ये पता लगाना है, ये चीज़ कंफर्म करनी है कि क्या जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, क्या ये क्वेश्चन है क्या। मतलब अगर मुझे ये पता लग जाए ना कि क्वेश्चन है क्या, फिर तो कुछ है ही नहीं। अब इसके अंदर क्या था, देखो, ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन बोल्ड, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शंस। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में, IBPS के एग्जाम्स में ऑलरेडी आते थे। बस इस बार ही इन क्वेश्चंस में क्या है, पहले क्या होता था कि कुछ छोटा सा फ्रेज होता था, एक वर्ड दो वर्ड होते थे जिनको बोल्ड या अंडरलाइन किया गया था और आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट करनी होती थी। इन क्वेश्चंस में एक लगभग लगभग पूरा का पूरा सेंटेंस उठा के आपको दे दिया गया है कि आप इसको रिप्लेस करो। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनके अंदर कुछ खास चीज़ है नहीं। घबरा जाते हैं हम, नया टाइप देखते ही हमें यूँ लगता है कि सर पता नहीं क्या आ गया, जबकि होता कुछ भी नहीं है। देखते हैं, चलो क्या लिख रहा है। देखो, कह रहा है द ग्लास हाउस माउंटेन्स, द ग्लास हाउस माउंटेन्स इन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया वर साइटेड। अब देखो, ये जो माउंटेन्स हैं इसके लिए ऑथर ने वर यूज किया है, ठीक है ना, प्लूरल की बात चल रही है। वर साइटेड इन 1770। कह रहे ग्लास हाउस माउंटेन्स जो हैं क्वींसलैंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया में, उनको देखा गया था 1770 में। कब देखा गया था? 1770 में, बाय इंग्लिश नेविगेटर कैप्टन जेम्स कुक। जो इंग्लिश नेविगेटर कैप्टन थे जेम्स कुक, जेम्स कुक ने इनको देखा था, ठीक है। अब क्या लिख रहा है, देखो, बाय हुम देवर नेम्ड सपोजिडली बिकॉज। कह रहे जिसने उनको नाम दिया सपोजिडली, शायद, बिकॉज। कह रहे शायद इसलिए, किस लिए? बिकॉज इट्स शेयर वेट रॉक्स। अब देखो, इट्स किसके लिए यूज किया? जब माउंटेन्स की बात चल रही है तो हमें इट्स तो चाहिए ही नहीं, हमें तो यहाँ पे दे चाहिए या देर चाहिए, है ना क्योंकि पीछे से सारी जगह ये प्लूरल लेता आया इनको। और अगर ये प्लूरल है तो इसके लिए इट्स तो यूज हो ही नहीं सकता, यहाँ पे हमें चाहिए देयर। तो बिकॉज इट्स शेयर वेट रॉक्स ग्लिसन्ड लाइक ग्लास। तो कह रहे हैं उन्होंने इसका नाम ग्लास हाउस माउंटेन्स इसलिए दिया क्योंकि इसकी जो वेट रॉक्स थी, शेयर वेट रॉक्स जो थी, वो ग्लिसन कर रही थी, वो चमक रही थी ग्लास की तरह। तो हमें इट्स की जगह यहाँ पे देर चाहिए, पहली कहानी। तो देखो, ऑप्शंस में अगर चलें तो फर्स्ट ऑप्शन भी इट्स दे रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन में भी क्या लिख रहा है? इट्स। तो मेरा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है इस इट्स के कारण। फिर कह रहा है बाय होम देवर नेम सिपोजिटली एंड देयर। एंड देयर थोड़ी, ये देखो किस लिए नाम दिया गया, क्योंकि, ना कि एंड। तो ये भी मेरा एलिमिनेटेड, सेकंड ऑप्शन भी गया। नेमिंग देम सपोजिटली सिंस देयर। देखो, सिंस का एक मीनिंग यूज होता है क्योंकि, लेकिन कह रहा है जेम्स कुक नेमिंग देम सपोजिटली सिंस देयर वेट रॉक्स। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मतलब नेमिंग देम नहीं, नेम्ड देम ना, तो ये भी एलिमिनेटेड। हु सो नेम्ड देम, हु सो नेम्ड देम। देखो, पहले लिखा था बाय हुम, अब हु लिख रहा है, बाय नहीं है। तो हु सो नेम्ड देम सपोजिटली बिकॉज देयर शेयर वेट रॉक्स। अगला और देख लो, हु सो नेम्ड इट। देखो, फिर इसमें इट आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। इट को नेम नहीं दिया गया है, नेम तो माउंटेन्स को दिया गया है, और माउंटेन्स हमेशा अपने लिए देयर लेगा। प्लूरल चाहिए मुझे, इट
नहीं चाहिए। तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है ये रहा देयर, ठीक है ना। तो हमारा आंसर बन गया डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो बताओ, देखो इस क्वेश्चन में कुछ था भी, आगे देखो। ऐसे ही अगला क्वेश्चन था, कह रहा ऑल्दो ए सर्ज इन रिटेल सेल्स, ऑल्दो ए सर्ज इन रिटेल सेल्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे आपके पास सब्जेक्ट कौन है, आपके पास सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है ए सर्ज, क्योंकि रिटेल सेल्स तो इन के बाद आया। प्रीपोजिशन के बाद आने वाली चीज कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकती, क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। तो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, ए सर्च, ठीक है। ऑल्दो ए सर्च, तो ए सर्च के लिए हैव नहीं आ सकता, हैज चाहिए। ऑल्दो ए सर्च इन रिटेल सेल्स हैव रेज्ड होप्स that there is a recovery finally underway, many economists say that without a large amount of spending the recovery might not last। कह रहा है हालांकि रिटेल सेल्स में एक सर्ज आया, सर्ज मतलब इंक्रीज हुआ है, तो उससे आशाएं बढ़ गई हैं, होप्स बढ़ गई हैं कि देयर इज अ रिकवरी फाइनली अंडरवे, एक रिकवरी आ रही है फाइनली अंडरवे, मतलब रिकवरी आने वाली है, ठीक है। फिर कह रहा है मैनी, लेकिन फिर भी मैनी इकोनॉमिस्ट से दैट, फिर भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि विदाउट अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग, विदाउट अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग द रिकवरी माइट नॉट लास्ट, कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करेंगे तो रिकवरी जो है वो ज़्यादा देर रुकने वाली नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है पहली चीज़ तो यहाँ हैव नहीं चाहिए, जो हैव वाला ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर दो, ये रहा हैव एलिमिनेटेड, ठीक है। रेज्ड होप्स देखते हैं, ऑल्दो ए सर्ज इन रिटेल सेल्स रेज्ड होप्स फॉर देयर बीइंग ए रिकवरी फाइनली, ये क्या है, फॉर देयर बीइंग ए रिकवरी ना, फालतू। हैड रेज्ड होप्स, देखो यार वैसे अगर आप ध्यान से देखो, मैनी इकोनॉमिस्ट से प्रेजेंट चल रहा है, इज सारा प्रेजेंट चल रहा है, ये पास्ट के कारण ये भी गया। हैज रेज्ड होप्स दैट ए रिकवरी इज फाइनली अंडर वे, रेज्ड होप्स फॉर ए रिकवरी, नहीं ये भी नहीं, तो आंसर जो बनता है वो डी बनता है, हैज रेज्ड होप्स। क्यों नहीं बन रहा, देखो बी सी और ई तो ना मैंने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि ना ये पास्ट को डिनोट कर रहे हैं, जबकि मेरा जो सेंटेंस चल रहा है वो पास्ट की बजाय प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। तो बी सी और ई तो वैसे ही एलिमिनेटेड हो गए, ए में हैव दे रहा था, बचा ही एक ऑप्शन डी। इतने इजी क्वेश्चंस थे ये। अगला देख रहे हैं कह रहा है ऑल्दो वेरियस 18th and 19th century American poets had professed, प्रोफेस जो वर्ड होता है, एक तो होता है देखो कन्फेस, कन्फेस का होता है मतलब माफी मांगना, और प्रोफेस का मतलब होता है किसी चीज को क्लेम करना, डिक्लेयर करना, लेकिन जनरली ना गलत चीज को, लाइक कुछ दिखावा करने वाली चीज होती है प्रोफेस, ठीक है। ऑल्दो वेरियस 18th एंड 19th सेंचुरी अमेरिकन पोएट्स हैड प्रोफेस्ड, कह रहे कि जो 18th और 19th सेंचुरी के अमेरिकन पोएट्स थे उन्होंने प्रोफेस किया था, उन्होंने क्लेम किया एन इंटरेस्ट इन नेटिव अमेरिकन पोइट्री, कि भाई जो नेटिव अमेरिकन पोइट्री है उसमें हमारा इंटरेस्ट है, एंड हैड प्रिटेंडेड टू इमिटेट, और उन्होंने दिखावा किया, देखो यहाँ भी प्रिटेंड वर्ड आ गया, प्रिटेंड होता है दिखावा करना, टू इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, नेटिव अमेरिकन फॉर्म्स इन देयर ओन वर्क्स, कि हम हमारी रचनाओं में ना नेटिव अमेरिकन फॉर्म्स को लेके आते हैं। अनटिल ऑलमोस्ट 1900, लगभग 1900 तक स्कॉलर्स एंड क्रिटिक्स डिड नॉट बिगिन सीरियसली, तो ये लोग क्लेम करते रहे कब तक, जब तक 1900 में स्कॉलर्स और क्रिटिक्स ने सीरियसली स्टडी करना स्टार्ट नहीं किया, किसको, ट्रेडिशनल नेटिव अमेरिकन पोइट्री इन नेटिव लैंग्वेजेस। तो जब तक उन्होंने इसको पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तब तक, तो अनटिल ऑलमोस्ट 1900 नहीं, यहाँ चाहिए नोट अनटिल ऑलमोस्ट 1900, कुछ ऐसा, मतलब 1900 तक, मतलब तब तक नहीं, तब तक ये लोग जो पोइट्स थे ना कहते रहे कि हम नेटिव अमेरिकन कलर्स लाते हैं, हम हमारे वर्क्स में, हमारी रचनाओं में हमारी सारी अमेरिकन फॉर्म्स होती हैं, तब तक कहते रहे जब तक स्कॉलर्स और क्रिटिक्स ने, स्कॉलर्स हो जाते हैं जो किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं, और क्रिटिक्स होते हैं जो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, जो रिव्यू करते हैं, उन्होंने जब तक ट्रेडिशनल नेटिव अमेरिकन पोइट्री को सीरियसली स्टडी करना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है ना। तो
नोट बिगिन सीरियसली टू स्टडी, यहाँ पे भी देखो प्रॉब्लम दिख रही है, तो ये तो आंसर है ही नहीं मेरा। आगे देखते हैं, ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। कह रहा है कि until almost 1900 scholars and critics did not begin seriously to study. Until almost 1900 scholars and critics did not begin seriously to study. ये तो ऊपर वाला एज इट इज़ उठा के लिख रखा है, तो ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है ना, ये तो हमें पता है कि गलत है ही, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगला ऑप्शन देख लो, कह रहा है अंटिल ऑलमोस्ट 1900 स्कॉलर्स एंड क्रिटिक्स हैड नॉट बिगन सीरियसली स्टडिंग। अंटिल ऑलमोस्ट 1900 स्कॉलर्स एंड क्रिटिक्स, तो ये तब तक करते रहे जब तक, नहीं ये भी थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है, क्रिटिक्स हैड नॉट बिगन, नहीं ये ऑप्शन भी नहीं है। नॉट अंटिल ऑलमोस्ट 1900 वर स्कॉलर्स, नॉट अंटिल ऑलमोस्ट 1900 वर स्कॉलर्स एंड क्रिटिक्स टू बिगिन, क्या बकवास लिख रहा है, कोई सेंस ही नहीं है। इट was not until 1900 when scholars and critics began to seriously study। देखो हम ए बी सी ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक है। इट वॉज नॉट ऑलमोस्ट अंटिल 1900, कह रहे तब तक करते रहे जब 1900 तक, जब स्कॉलर्स एंड क्रिटिक्स ने बिगेन किया सीरियसली स्टडी करना, हो सकता है। इट वॉज नॉट अंटिल ऑलमोस्ट 1900, ये भी ऐसा ही है। दैट क्यों यार, टाइम को डिनोट करने के लिए दैट थोड़ी व्हेन चाहिए, तो हमारा जो आंसर बन गया वो बन गया डी। ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था, अगर ना भी समझ में आए तो छोड़ सकते हैं। देखो आपको एक छोटी सी चीज़ और बतानी है कि बैंकिंग के टेस्ट में सारे क्वेश्चन करने वाला बंदा कभी भी ना सक्सेसफुल नहीं होता। बैंकिंग के क्वेश्चन पेपर में, बैंकिंग के टेस्ट में वो बंदा सक्सेसफुल होता है जो बंदा जितने क्वेश्चन करता है वो करेक्ट करता है। सक्सेसफुल वो नहीं होता जो सारे क्वेश्चन करता है, सक्सेसफुल वो होता है जो सारे ठीक क्वेश्चन करता है, ठीक है ना। एक्यूरेसी की बहुत बड़ी गेम होती है बैंकिंग के एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे हमें नहीं समझ में आ रही कहना क्या चाह रहा है, छोड़ दो, दो क्वेश्चन तो थे ना करने लायक, आगे देखो आगे भी करने लायक क्वेश्चन हैं। देख रहे हैं अगला, कह रहे हैं ऑफ ऑल द वास्ट टाइड्स ऑफ माइग्रेशन दैट हैव स्वेप्ट थ्रू हिस्ट्री। कह रहे हैं जो भी माइग्रेशन की बड़ी बड़ी टाइड्स आई हैं हिस्ट्री के अंदर, मे बी नन इज मोर कंसंट्रेटेड एज द वेव दैट ब्रॉट 12 million immigrants onto American shores in little more than 3 decades। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बारी ध्यान से देखें तो मेरे को तो एरर दिख गया था, आपको पता नहीं दिखा या नहीं। क्या कह रहा है देखो, ऑफ ऑल द वास्ट टाइड्स ऑफ माइग्रेशन दैट हैव स्वेप्ट थ्रू हिस्ट्री, कह रहे हैं मे बी नन इज मोर कंसंट्रेटेड एज द वेव। देखो यार मोर आ गया, ठीक है। मोर जो है एक कंपैरेटिव डिग्री है जो अपने साथ एज नहीं लेगी, अपने साथ अगर लेगी तो देन लेगी, तो अगर मोर आएगा तो मुझे चाहिए देन, THAN, ठीक है ना। तो देन चाहिए मोर के साथ, ना कि एज चाहिए, तो यहाँ तो एरर दिख ही गया। और कहना क्या चाह रहे, कह रहे जितनी भी बड़ी बड़ी माइग्रेशंस हुई है ना, कह रहे मे बी नन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, इतनी कॉन्सेंट्रेटेड कोई भी नहीं थी जैसी जो वेव आई दैट ब्रॉट 12 million, that brought 12 million onto the American immigrants onto American shores in little more than 3 decades। तो लगभग 3 डेकेड्स में, 3 डेकेड से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम में इतने 12 मिलियन पीपल अमेरिका में पहुंच गए, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है मे बी नन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एज, फिर वही मोर के साथ दे रहा है एज एलिमिनेटेड, मेरे को मोर के साथ देन चाहिए। इट मे बी दैट नन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एज, फिर बकवास एलिमिनेटेड। परहैप्स इट इज नन दैट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन, परहैप्स इट इज नन
दैट इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन दिख रहा है, एक बार इसको मैं छोड़ के चलता हूँ। मे बी इट इज़ नन दैट वॉज मोर कंसनट्रेटेड देन, ये भी मेरे को देन दिख रहा है। परहैप्स नन वॉज मोर कंसनट्रेटेड देन। ठीक है, मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ए और बी। एक बार हम दोबारा से देख के आते हैं कहना क्या चाह रहा था, उसके अकॉर्डिंग सेल्स बनाएंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है मे बी नन इज मोर कंसनट्रेटेड देन दैट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कह रहा है परहैप्स इट इज नन। इट इज नन कैसे यार? ये जो इट इज नन दे रहा है इसमें गलती है ना। क्यों गलती है? क्योंकि कह रहा है बहुत सारी वेव्स हुई हैं, तो इट इज नन थोड़ी दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन। तो ऐसा तो है ही नहीं ना कि कोई भी कंसंट्रेटेड नहीं है, एक तो कंसंट्रेटेड है, तो इट इज नन तो हो ही नहीं सकता। सेम चीज में इट इज नन मतलब कह रहा है इट इज नन का मतलब होता है कोई भी नहीं है दैट वाज मोर कंसंट्रेटेड देन, जो इससे ज़्यादा कंसंट्रेटेड हुई हो। सिंपल सेंस दे रहा है, कह रहा है परहैप्स नन वॉज मोर कंसंट्रेटेड देन। तो यहाँ पे इस भी गलत था, ठीक है ना। तो कह रहा है मे बी इट इज़ नन दैट वॉज मोर कंसंट्रेटेड देन, या परहैप्स नन वॉज कोई भी नहीं थी कंसंट्रेटेड मोर कंसंट्रेटेड देन। ठीक है, तो सिंपल सा ऑप्शन हमारा ई हमारा आंसर बनता है। आगे देखो, कह रहा है डायबिटीज टुगेदर विद its serious complications ranks as the nation's third leading cause of death, surpassed only by heart disease and cancer। ध्यान से देख रहे हैं, मेरे को एरर नहीं दिखा इसमें। डायबिटीज़ टुगेदर विद इट्स सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। अब देखो सब्जेक्ट जो है ना वो डायबिटीज़ है, क्योंकि टुगेदर विद के बाद आने वाली चीज़ तो ऑब्जेक्ट है। तो डायबिटीज़ सब्जेक्ट है जिसके लिए रैंक्स लिख रहा है, तो ये तो ठीक है। डायबिटीज़ रैंक्स एज द नेशंस थर्ड लीडिंग कोज ऑफ डेथ, तो नेशन का थर्ड लीडिंग कोज ऑफ डेथ है, सरपास्ड ओनली बाय हार्ट डिजीज एंड कैंसर। तो मेरे को तो ठीक लग रहा है ये। कोई नहीं, ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रैंक्स एज द नेशंस थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, सरपास्ड ओनली। अच्छा, ये देखो ए ऑप्शन को एज इट इज़ रख रहा है। मेरे को तो यही लग रहा है कि ये हमारा जो आंसर बन गया है वो ए बन जाना चाहिए। बाकी एक बार और ऑप्शन देख लेते हैं। रैंक्स एज द नेशंस थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, ओनली सरपास्ड बाय, ओनली सरपास, सिर्फ सरपास किया जाता है या सरपास्ड ओनली बाय, तो ये ओनली सरपास में दिक्कत है। हैज़ द रैंक ऑफ द नेशंस थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, ओनली, ओनली सरपास नहीं चाहिए। आर द, देखो आर नहीं आ सकता डायबिटीज़ के लिए, इज चाहिए था मुझे, ठीक है ना। तो बी सी डी तीनों मेरे एलिमिनेट हो जाते हैं। ई ऑप्शन और देख लो, कह रहा है हैव बीन रैंक, देखो हैव बीन भी नहीं आ सकता, तो मेरा ई भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा जो आंसर बन गया वो बन गया ए। ठीक है जी, अगला देख रहे हैं। कह रहा है इन लेट 1997 द चैम्बर्स इनसाइड द पिरामिड ऑफ द पेरो मेनकोरे, जो भी नाम है, एट गीज़ा वर क्लोज टू विजिटर्स फॉर क्लीनिंग एंड रिपेयर। ठीक है, कह रहे कि 1997 के लास्ट में जो पिरामिड जो है गीज़ा में, कोई पिरामिड है पेरो मेनकुरे का, उसके अंदर के जो चैम्बर्स थे ना उनको क्लोज कर दिया गया था विजिटर्स के लिए, ताकि इसको क्लीन किया जा सके और रिपेयर किया जा सके। और रिपेयर किस लिए? ड्यू टू मॉइस्चर एक्सहेल्ड बाय टूरिस्ट। कह रहे रिपेयर इसलिए करना था क्योंकि मॉइस्चर जो एक्सहेल्ड किया जाता था, मतलब मॉइस्चर जो टूरिस्ट एक्सहेल करते थे, बाहर निकालते थे, विच रेज्ड इट्स ह्यूमिडिटी, तो उसने इसकी ह्यूमिडिटी बढ़ा दी टू सच लेवल्स, इस लेवल तक, सो दैट, ये रहा एरर। सच के साथ सो दैट नहीं चाहिए, सच के साथ तो सिर्फ दैट आता है। दैट सॉल्ट फ्रॉम द स्टोन वॉज क्रिस्टलाइजिंग, कुछ ऐसा होना चाहिए था, तो ये तो गलत है। कह रहा है कि मॉइस्चर एक्सेल करते थे टूरिस्ट, जिससे होता क्या था कि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि स्टोन से जो सॉल्ट था ना वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गया। ठीक है, एंड फंगस वॉज ग्रोइंग ऑन द वॉल्स, और दीवारों पे फंगस जमने लग गई थी, इसलिए उसको बंद किया गया। ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है ड्यू टू मॉइस्चर एक्सहेल्ड बाय टूरिस्ट विच रेज्ड इट्स ह्यूमिडिटी, जिसने ह्यूमिडिटी बढ़ा दी टू सच लेवल्स, सो दैट, अगेन इसमें भी वही प्रॉब्लम है, देखो सो दैट आ रहा है। ठीक है, मेरे को सो दैट नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया मेरा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर ड्यू टू मॉइस्चर दैट टूरिस्ट हैड एक्सेल्ड
thereby raising its humidity to such levels that salt from the stone would crystallize. would crystallize हो जाएगा, crystallize तो होना स्टार्ट हो गया था, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेटेड. ए भी गया, बी भी गया. Because tourists were exhaling moisture which had raised the humidity within them to levels such that salt from the stone would crystallize. Maybe फालतू चीज़ें. आगे देखो, because of moisture that was exhaled by the tourist, raising the humidity within them to levels so high as to make the salt from the stone crystallize. बिकॉज अगला और देख रहे हैं, ई में कह रहा है बिकॉज मॉइस्चर एक्सहेल्ड बाय टूरिस्ट हैड रेज द ह्यूमिडिटी विद इन दैम टू सच लेवल्स दैट सॉल्ट फ्रॉम द स्टोन वॉज क्रिस्टलाइजिंग. देखो दोनों को दोबारा पढ़ते हैं. कह रहे बिकॉज ऑफ मॉइस्चर के कारण, और दैट वॉज एक्सहेल्ड बाय द टूरिस्ट, जो टूरिस्ट एक्सहेल करते थे, रेजिंग द ह्यूमिडिटी विद इन दैम, जो ह्यूमिडिटी बढ़ा रहा था उन्हीं के अंदर, टू लेवल्स सो हाई, इतने हाई थे लेवल्स, एज टू मेक, जो बना सकते थे सॉल्ट को स्टोन के, स्टोन क्रिटिसाइज करते, बना सकते थे थोड़ी, बना दिया था, क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गया था. देखो, बिकॉज मॉइस्चर एक्सहेल्ड बाय टूरिस्ट हैड रेज द ह्यूमिडिटी विद इन दैम टू सच लेवल्स दैट सॉल्ट फ्रॉम द स्टोन वॉज क्रिस्टलाइजिंग. ये जो है ना, एज टू मेक, कि वो बना सकता था नहीं, बनाना शुरू कर दिया था, वॉज क्रिस्टलाइजिंग, इसीलिए मेरा जो आंसर बना वो बना ई. तो यार क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, थोड़ा सा एक बारी वही, और है कुछ नहीं, सारी अंडरस्टैंडिंग की गेम है. समझ कितना आ रहा है आपको चीज. देख रहे हैं आगे, कह रहा है एज इट्स सेल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोडक्ट्स हैव सरपास्ड दोज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. कह रहा है एज इट सेल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, भाई इसकी जो कंप्यूटर प्रोडक्ट्स की सेल्स है उसने सरपास कर दिया, आगे निकल गया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की सेल्स से. द कंपनी हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली विलिंग, कंपनी जो है अब बहुत ज़्यादा विलिंग है टू कम्पीट फॉर द मास मार्केट सेल्स, अब मास मार्केट सेल्स के लिए कम्पीट करना चाहती है. दे वुड इन द पास्ट हैव कंसीडेड टू राइवल्स. ये दे गलत है भाई, यहाँ पे ये जो दे है ना ये गलत है, दे नहीं, इट यूज़ होगा, कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हो ना, तो इट यूज़ होगा. इट वुड इन द पास्ट हैव भी नहीं, हैज़ कंसीडर्ड, ठीक है ना. तो सॉरी, इट वुड इन द पास्ट हैव कंसीडर्ड, अच्छा वुड हैव, तो ये हैज़ नहीं, सॉरी, ये तो वुड के बाद हैव आया तो हैव ही आएगा ये तो, ठीक है ना. हैव कंसीडर्ड टू राइवल्स. ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन देखो, कह रहे दे वुड इन द पास्ट हैव कंसीडर्ड. देखो दे तो मेरे को चाहिए ही नहीं, तो दे वाले ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दो. दैट इन द पास्ट वुड हैव बीन कंसीडर्ड प्रीवियसली टू राइवल्स. इट प्रीवियसली वुड हैव कंसीडर्ड टू राइवल्स इन द पास्ट. इट वुड इन द पास्ट हैव कंसीडर्ड टू राइवल्स. अब देखो ऊपर क्या कह रहा था, कह रहा है विलिंग टू कम्पीट फॉर द मास मार्केट सेल्स दैट इन द पास्ट वुड हैव बीन कंसीडर्ड प्रीवियसली टू राइवल्स. दैट इन द पास्ट, जो सेल्स पास्ट में कंसीड टू का मतलब होता है किसी को दे देना, तो पास्ट में दे दी गई थी, तो इट प्रीवियसली वुड हैव कंसीडर्ड टू राइवल्स इन द पास्ट. इट प्रीवियसली वुड हैव कंसीडर्ड टू राइवल्स इन द पास्ट, या इट वुड. अब देखो इस वाले ऑप्शन में तो साफ ये देखो दिख रहा है क्या, प्रीवियसली और इन द पास्ट, ये सुपरफ्लुअस नहीं हो गया, पहले ही पास्ट में दे चुका था, क्या बकवास है. तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है ई ऑप्शन, सी डी बी एलिमिनेट हो जाते हैं. तो ओवरऑल देखो, अगर इन क्वेश्चंस की बात की जाए तो ओवरऑल क्वेश्चंस बहुत इजी थे. थोड़ा सा आपको ना, बस वही मैं हमेशा एक ही चीज़ बताता हूँ आपको, कि रीडिंग के ऊपर फोकस कर दो. रीडिंग के ऊपर जितना फोकस रहेगा ना उतना ईजीली चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है. आज हम फिर से, अभी हमने लास्ट टेस्ट में भी हमने पैराजंबल किया था, तो आज वाले टेस्ट में भी हम पैराजंबल करते हैं, ठीक है. देखते हैं, पढ़ते हैं पैराजंबल. थोड़ा सा आज वाला पैराजंबल ट्रिकी था, पढ़ लेते हैं साथ में क्या कहना चाह रहा है. देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इंडीड का मतलब होता है इन रियल. Indeed, one recent study found that spending money on others is more rewarding than spending it on oneself.
कह रहा है इंडीड, असल में एक स्टडी में ये भी मिला कि अगर आप मनी स्पेंड करते हो दूसरों पे, दैट इज़ मोर रिवार्डिंग देन स्पेंडिंग इट ऑन वन सेल्फ। भाई अपने ऊपर पैसा खर्च करने की बजाय दूसरे पे अगर आप खर्च करते हो ना, तो वो ज़्यादा रिवार्डिंग है। ठीक है, तो ए जो है ना, ये फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन उठता है क्यों? क्योंकि इंडीड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इंडीड का मतलब होता है इन रियल, तो कहीं ना कहीं किसी बात को जोड़ के ही तो लिखेगा सच में। मतलब मैं पहले बताऊं कि यार ये चीज़ ऐसे होती है और बल्कि सच में ऐसा होता है, तो इंडीड तो कहीं ना कहीं बीच में आना चाहिए। तो ए जो है ना मेरा फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं है। आगे देखते हैं, बी में लिख रहा है, कह रहा है इट फील्स गुड टू बी गुड। ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इस सेंटेंस को मैं यूँ नहीं कह सकता फर्स्ट है या नहीं, छोड़ के चलता हूँ, कोई बात नहीं। कह रहा द पैराडॉक्सिकल फाइंडिंग हेयर इज दैट, द पैराडॉक्सिकल फाइंडिंग हेयर इज दैट वन ग्रेट ट्रिक टू बीइंग हैप्पी इज टू फॉरगेट अबाउट बीइंग हैप्पी एंड इंस्टेड ट्राई टू इंक्रीज द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। वैसे देखो ए और सी ना कहीं लिंक हो रहे हैं। देखो ए के बाद सी दिखता है, क्यों? ये कह रहा है एक रिसेंट स्टडी हुई और फिर कह रहा है द पैराडॉक्सिकल फाइंडिंग हेयर, और इसकी फाइंडिंग ये थी कि वन ग्रेट ट्रिक, कह रहे हैं ग्रेट ट्रिक टू बीइंग हैप्पी, खुश होने की, इज़ टू फॉरगेट अबाउट बीइंग हैप्पी, वो ये है कि आप खुश ना हो, एंड इंस्टेड ट्राई टू इंक्रीज द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, बल्कि दूसरों की खुशी को बढ़ाने का कोशिश करो। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं मुझे एक छोटी सी चीज़ समझ में आती है कि ए के बाद कहीं पे सी आएगा, तो ये हम नोट्स बना के रख सकते हैं कि ए के बाद कहीं सी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे द इफेक्ट्स ऑफ आर काइंडनेस आर नॉट जीरो सम। कह रहे जो हमारी काइंडनेस है उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो जीरो सम नहीं है। जीरो सम का मतलब होता है कि मतलब जिसका जो रिजल्ट है वो ज़ीरो निकले ना, तो कह रहा है हमारी काइंडनेस का रिजल्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, ई में कह रहा है दोज हु रिसीव चैरिटी हैव देयर लाइफ्स इम्प्रूव्ड। कह रहा है जिनको चैरिटी मिली उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है, बट दोज हु प्रोवाइड इट ऑल्सो बेनिफिट। लेकिन जो ये चीज़ करते हैं ना उनको भी बेनिफिट मिलता है। वैसे देखो यहाँ से भी एक छोटी सी चीज़ मेरे को तो दिख रही है कि डी के बाद ना ई आएगा। क्यों आएगा? देखो डी के अंदर कह रहा है द इफेक्ट्स ऑफ आवर काइंडनेस आर नॉट जीरो सम। कह रहा है कि जो रिजल्ट है वो ज़ीरो नहीं है। जो रिजल्ट है वो क्या नहीं है? रिजल्ट जो है वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है ना, ज़ीरो के इक्वल नहीं है। कह रहे रिजल्ट है, देखो दोज हु रिसीव चैरिटी, जिनको हमने काइंडनेस दी, हैव देयर लाइफ इम्प्रूव्ड, उनकी लाइफ इम्प्रूव हुई, और बट दोज हु प्रोवाइड इट ऑल्सो बेनिफिट, उनको भी कोई ना कोई बेनिफिट हुआ। तो ई और डी इकट्ठे दिख रहे हैं मुझे। पहले मैंने एक चीज़ बनाई थी कि डी ए के बाद कहीं पे सी आएगा और डी के बाद कहीं पे ई आएगा। मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आगे और देखते हैं, ये पेयरिंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देख रहे हैं, कह रहे इट्स नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म प्लेजर। कह रहे ये एक शॉर्ट टर्म प्लेजर नहीं है। ठीक है, दोज हु डोनेट वेल्थ एंड टाइम टू अदर्स टेंड टू बी अ लॉट हैप्पियर इन देयर एंटायर लाइफ्स देन दोज हु डू नॉट। कह रहे ये एक शॉर्ट टर्म प्लेजर नहीं है। जो लोग डोनेट करते हैं अपनी वेल्थ को, टाइम को दूसरों के लिए, टेंड टू बी अ लॉट हैप्पियर, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इन देयर एंटायर लाइफ्स देन दोज हु डू नॉट। वो अपनी लाइफ में, एंटायर लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उनकी बजाय जो अपनी लाइफ मतलब अपनी वेल्थ वगैरह, टाइम वगैरह दूसरों को डोनेट नहीं करते। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इट्स से स्टार्ट हो रहा है एफ, और बी भी इट्स से स्टार्ट हो रहा था, ए हमारा फर्स्ट बन नहीं रहा था, सी ए के बाद कहीं पे आएगा, ए बी सी चला गया, दोज हु रिसीव चैरिटी, तो ये हमने बनाया ही था कि डी के बाद आएगा, और एफ जो है वो वैसे ही इट्स से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इट इज़, तो इट किस चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो या तो मैं बी में बोल रहा था थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है कि अच्छा लगता है अच्छा होना, या मैं
हमें दिख रहा है कि डी, तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे बनने वाला है वो यही बनने वाला है, डी सेंटेंस। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन रहा है वो बन रहा है डी, और डी के बाद हमने अभी ई बनाया था, तो डी और ई को एक बार दोबारा पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ी सी सीक्वेंस बनाने की और कोशिश करते हैं। कह रहा है द इफेक्ट्स ऑफ आर काइंडनेस आर नॉट जीरो सम। कह रहा है दोज हु रिसीव चैरिटी हैव देयर लाइव्स इम्प्रूव्ड बट दोज हु प्रोवाइड इट ऑल्सो बेनिफिट। कह रहा है जिनको चैरिटी मिलती है उनकी लाइफ इंप्रूव होती है, और जो चैरिटी करते हैं उनको भी बेनिफिट होता है। लेकिन बेनिफिट क्या होता है, ये रहा बी के अंदर, इट फील्स गुड टू बी गुड। कह रहा है अच्छा फील होता है अगर आप गुड बनते हो तो डी ई बी हमारी सीक्वेंस बनती है। अब ए को पढ़ो, कह रहा है इंडीड वन रिसेंट स्टडी फाउंड दैट स्पेंडिंग मनी ऑन अदर्स इज मोर रिवार्डिंग देन स्पेंडिंग। देखो मैं डी ई बी के बाद ए पे ही क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ए पता था, ए के बाद सी चाहिए, ए के बाद मुझे क्या चाहिए, कहीं ना कहीं सी चाहिए। ठीक है, और एफ भी वही तो कह रहा है दोज डोनेट वेल्थ एंड टाइम टू अदर्स, और ये अदर्स वाली बात इन्होंने ए में स्टार्ट की कि स्पेंडिंग ऑन अदर्स इज मोर रिवार्डिंग। कह रहा है स्पेंडिंग ऑन अदर्स इज मोर रिवार्डिंग देन स्पेंडिंग इट ऑन वन सेल्फ। और एफ में भी कह रहा है इट इज नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म प्लेजर दोज हु डोनेट वेल्थ एंड टाइम टू अदर्स। ये जो ए में अदर्स लिख रहा है ना, ये जो ए के अंदर लिख रहा है यहाँ पे अदर्स, ए के अंदर जो ये अदर्स लिखा है इसने, ये अदर्स जो लिखा है ए के अंदर, ये जो अदर्स है, ठीक है ना, और यही अदर्स यहाँ पे दोज हु डोनेट वेल्थ एंड टाइम टू अदर्स, तो ए के बाद एफ डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है। तो मेरी एक सीक्वेंस बन गई ए एफ और सी। कैसे, इंडीड दो वन रिसेंट स्टडी फाउंड दैट कि दूसरों पे खर्च करने से अच्छा फील होता है। ठीक है, एफ में कह रहा है सिर्फ ये शॉर्ट टर्म प्लेजर नहीं है, जो अपनी वेल्थ दूसरों को देते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। एफ और सी में कह रहा है द पैराडॉक्सिकल फाइंडिंग हेयर इज दैट वन ग्रेट ट्रिक टू बीइंग हैप्पी इज टू फॉरगेट अबाउट बीइंग हैप्पी। तो ए एफ सी, और पहले अभी मैंने बनाया ही था डी ई बी, तो डी ई बी ए एफ सी, ये मेरी सीक्वेंस बन गई, यही मेरा आंसर है। ठीक है ना, तो आंसर बन गया डी ई बी ए एफ सी। क्यों बना, एक बार दोबारा देखते हैं। डी हमारा फर्स्ट बन गया था, डी में लिख रहा था द इफेक्ट्स ऑफ आर काइंडनेस आर नॉट जीरो सम। ई में इफेक्ट बताया कि इफेक्ट होता क्या है, और बी में बताया इट फील्स गुड टू बी गुड, दूसरे को इसको बेनिफिट क्या होता है, ये जो बेनिफिट था वो बेनिफिट ये है, इट फील्स गुड टू बी गुड। फिर ए और एफ डायरेक्टली लिंक हो रहे थे, और सी भी इन्हीं से लिंक हो रहा था, ए एफ और सी बन रही थी, डी ई और बी बन रही थी, दोनों को जोड़ दिया डी ई बी ए एफ सी, हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, चीज़ों को जो पैराजंबल होते हैं उसके अंदर चीज़ों को यह ऐसे ही जोड़ना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से उठ के आई है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो बस इस टेस्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे एरर के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ वोकैब रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उनकी एक्सप्लेनेशन आंसर्स में गिवन है। ठीक है जी, तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।